Bismillahirrahmanirrahim. Welcome you all at Pace platform. पेस एकेडमी की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं उमर इब्राहिम, आपका इंग्लिश का टीचर, और आई होप कि मेरा आपके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। हम इंग्लिश ग्रामर को बेसिकली टैकल करेंगे बेटा, और इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा मेन फोकस होगा वो ऐसे के अलावा, फ्रेसी कंपोजिशन के अलावा हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर पे होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका वो टॉपिक होगा जो एक अच्छे ऐसे राइटिंग के लिए, एक अच्छी कंपोजिशन के लिए, फ्रेसी राइटिंग के लिए ये बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। बेटा, माशाल्लाह आप तमाम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके नॉलेज में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकूं। और अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, इंटरेस्ट लेकर सुनेंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह मेरे साथ आपका ये सेशन जो होगा वो बहुत प्रोडक्टिव होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। हमारा ये सिंगल स्लॉट पे लेक्चर है। ये ऑलमोस्ट 40 या 45 मिनट्स का लेक्चर होगा। एक आज हमारा लेक्चर होगा, एक हमारा कल लेक्चर होगा। और आई होप कि आप लोग जरूर मेरी बात को तवज्जो से सुनेंगे। तमाम बच्चों को दर्जा बदर्जा मेरी तरफ से खुशामदीद। बेटा, एक मेरा बड़ा स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है कि जब भी मैं अपने बच्चों को ग्रामर की तरफ लेके आता हूँ तो मैं एक सो कॉल्ड क्वेश्चन बहुत करता हूँ। ये मतलब कह लें कि ऑलमोस्ट हर सेशन के साथ मेरी ये क्वेश्चन होता है। और ये एक इसे मैं अब तो इसको नॉनसेंस क्वेश्चन भी कहता हूँ। मेरा क्वेश्चन बेटे आपसे ये है, हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर? वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? बहुत से बच्चे ये मेरी बात सुन के यकीनन सरप्राइज्ड हो गए कि ये कैसा क्वेश्चन है कि किस लेवल पे हमसे पूछा गया। बेटा, इस क्वेश्चन को पूछने का भी एक पर्पस है, और वो क्या है वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा जी। रिस्पेक्टेड अजीज अली खान साहब जी, अजीज अली खान साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं आप सर? एजाज, आई थिंक सो, एजाज, एजाज साहब जी। आयशा मकबूल जी। बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो सर। जी, आवाज आ जी रही है? सर, आवाज। जी सर, आ रही है। तो बेटे जी आप सर। लोगों ने, आपने बोलना है भाई, मेरे साथ बातचीत करनी है, गुफ्तगू करनी है मेरे साथ। जी टेक्नो प्लीज, आप बोलिए जी। टेक्नो KM6 प्लीज, हाउ मेनी फार्म्स ऑफ वर्ब्स आर रिस्पेक्टेड? जो अभी मुझे याद है उसमें तो ये मॉडल वर्ब ही है। अच्छा जी, आप बताइए आशा मकबूल साहबा, वर्ब की कितनी फार्म होती है गुड़िया? जी हिना, हिना, जवेरिया। बेटा अपने माइक खोल के रखें, अपने माइक ओपन रखें, रिस्पेक्टेड, अपने माइक ओपन रखें। हमने ये हमारा ये लेक्चर डिस्कशन बेस्ड होना है, ठीक है? अगर आप खामोशी से बैठे रहेंगे तो फिर अगर मैंने ही से बोला तो उसका आपको फायदा कोई नहीं होना। जी प्लीज। जी जवेरिया, जवेरिया साहबा। सर, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। जी, अच्छा वो कौन कौन सी होती है बहना, जरा वो बताइए। सर, जैसे गो है, फर्स्ट फॉर्म गो होगी, तो सेकंड वेंट, थर्ड गोन, फोर्थ गोइंग, फिफ्थ आपसे गोज। ये आप ये सेशन रिपीट कर रही हैं मेरे साथ? जी जी, सर। मेरे साथ सेशन रिपीट कर रही हैं आप?
पहले भी क्वेश्चन सर किए अब थे? बेना, मैंने ये कहा कि आप पहले भी मेरे यस साथ सर, क्वेश्चन मैंने किए थे। पहले आपका लिया था। जी जी, इसी वजह से जी। प्लीज ये सर देखिए। आपने जब पहले डेमो लगा तो उस वक्त मैंने लेक्चर लिया था। जी, दैट्स फाइन जी। अच्छा बेटा, लिसन टू मी प्लीज। बेटा, एक कॉन्सेप्ट में आपका ये क्लियर करता जाऊं कि वर्ब को आप जिस शक्ल में भी यूज करेंगे वो उसकी फॉर्म होगी। ये लॉ करना कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, दिस इज रियली वेरी नॉनसेंस क्वेश्चन एज वेल एज आंसर। हम इसको बेसिकली हमने देखना है कि वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म हमारे लिए प्रोडक्टिव हो सकती है। वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म हमारे लिए प्रोडक्टिव हो सकती है। बेटा, जब मैं ये आपको वो फॉर्म बताऊंगा जो हमारे लिए प्रोडक्टिव हैं, उसका मैं आपको रेफरेंस दूंगा कि बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से मिल सकता है। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट आपको अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, किताब का जिक्र मैंने क्या किया, अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से ये कॉन्सेप्ट आपको मिल सकता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब आप बेटा जरा इधर आइए, यहाँ पे लिखा है गो इसकी फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है, गॉन इसकी थर्ड फॉर्म है, गोइंग इसकी फोर्थ फॉर्म है, और गोज इसकी फिफ्थ फॉर्म। बेटा आपने नोटिस किया होगा कि गो के साथ हमने ईएस की एडिशन करके हमने क्या किया, इसकी फिफ्थ फॉर्म बना दी। इसी तरह डू है, डू की सेकंड फॉर्म बेटे आपके पास डिड है, थर्ड फॉर्म आपके पास डन है, फोर्थ फॉर्म आपके पास डूइंग है, फिफ्थ फॉर्म आपके पास डज है। ठीक है बेटा, वर्ब की जो पहली फॉर्म होती है इसको आप हमेशा प्लूरल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल वर्ब कहते हैं। और बेटे आपकी जो फिफ्थ फॉर्म है इसको आप हमेशा सिंगुलर वर्ब कहते हैं। बेटा नाउन में क्या होता है? नाउन में मिसाल के तौर पर बुक, बुक अगर आपका सिंगुलर है तो उसके साथ आप एस की एडिशन करके उसको बुक्स बना देते हो। इसी तरह बेटे बॉक्स है, बॉक्स के साथ आप ईएस की एडिशन करके उसको बॉक्सेस बना देते हो। आपने नोट किया कि नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एस की एडिशन करने से या ईएस की एडिशन करने से हम उसको प्लूरल बना देते हैं। लेकिन वर्ब में बेटा ऐसा नहीं होता। जब भी आप वर्ब में एस और ईएस की एडिशन करेंगे तो वो प्लूरल नहीं बनेगा बल्कि सिंगुलर बनेगा। जैसे बेटे इसकी एग्जांपल हम यूं देंगे, जैसे लुक है, लुक के साथ बेटे जब आप ईएस की एडिशन, एस और ईएस की एडिशन करते हैं तो ये बन जाता है आपके पास लुक्स। ये क्या बन जाता है? लुक्स आपके पास। ठीक है। और इसी तरह आपके पास आ जाता है गो, गो के साथ आप ईएस की एडिशन करेंगे तो बेटे ये बन जाता है गोस। नाउन में एस और ईएस लगाने से वर्ड प्लूरल होता है, वर्ब में एस और ईएस लगाने से आपका वर्ब सिंगुलर होता है। बेटा मेरी बात आपकी समझ में आई है मैंने क्या कहा है? आप में से कोई बच्चा वेरीफाई करेगा मैंने क्या बोला है? जी नियाजी,
आप बोलिए बेटे। न्याजी। हेलो। सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, ऐसे 2-4 सेकंड पहले। ओके। जी। आप में से कोई जैद डोगर साहब? डोगर साहब। जी। चले बाबा। बेसिकली ये आपको। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम डोगर साहब, क्या हाल है? सर आपने अल्हम्दुलिल्लाह सर आपने ये बोला है कि अगर वर्ब के साथ एस ई आई एस का इजाफा करें तो वो सिंगुलर हो जाता है, और अगर नाउन के साथ एस ई आई एस इजाफा करें तो वो प्लूरल हो जाता है। बिल्कुल, मैंने ऐसा ही कहा। मैंने ऐसा ही कहा। जी। तो इसका मतलब है बेटा कि हमने क्या करना है। हमने जो फर्स्ट फॉर्म है वो किसके साथ जनरली यूज करनी है? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल के साथ यूज करनी है। बेटा इसी तरह हमने जो हमारी फिफ्थ फॉर्म है वो हमने ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ और उसको हमने इसको नेम और सिंगुलर के साथ यूज करना है। इसका मतलब है कि आपका जो प्लूरल वर्ब है वो हमेशा आई के साथ यूज होगा, वी के साथ यूज होगा, यू के साथ यूज होगा, दे के साथ यूज होगा और प्लूरल के साथ यूज होगा। आपका सिंगुलर वर्ब जो है वो हमेशा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ और सिंगुलर के साथ यूज। अच्छा। अब यहाँ पे देखिए, हेडिंग है द लीनियर ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस। द लीनियर ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस का लीनियर ऑर्डर क्या होता है? जी। आप में से कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज द लीनियर ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस? एक सेंटेंस का लीनियर ऑर्डर क्या हो सकता है? जी। न्याजी साहब, आप सुन रही है ना? न्याजी साहबा। आई थिंक शी इज गॉन। शी इज गॉन। जी। जहरा। जहरा, मेरी आवाज सुन रही है आप बेटा? बेटे आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, हमारा जो लेक्चर है ना। जी गुड़िया। सर लीनियर ऑर्डर ऑफ सेंटेंस में भी सीक्वेंस जो होता है वो, मतलब जैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसका अच्छा। ऑर्डर होता है। जी। चले हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। अब मेरी बहना आपने बताया है सब्जेक्ट। यस सर। जी मेरी बहना ठीक बता रही है, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा गुड़िया? सर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। Verb। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। बेटा एक चीज में यस रखिए कि सर इस ऑब्जेक्ट। वर्ड को आपने कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं, ओ ऑब्जेक्ट। की साउंड नहीं देनी। बेटा इसको अलिफ की साउंड देनी है। ठीक है, आब। ऑब्जेक्ट। आप इसको बोलना। अब देखिए बेटे, यस सर। आप जेक्ट ऑब्जेक्ट। बोले। हाँ जी, ऑब्जेक्ट। ये आप किसी भी डिक्शनरी को उठा के देख लें, आप इसकी यस। प्रोनाउंसिएशन को सुन लीजिएगा बेटे, वहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके सर, थैंक ऑब्जेक्शन योर ऑनर इज इनकरेक्ट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर यू। इज it clear? No objection. Actually, the word is objection. Is it clear? ये बेटा आप यस। सुनिएगा कि आपको किसी भी डिक्शनरी को ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, जो मेरी बहना आपने बताया है कि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आता है, ऐसे ही बताया है ना? ऐसे ही बेटे। हाँ जी सर। अब देखें, चले आप रिकॉल आपके, यहाँ पे आपने बताया आई टीच इंग्लिश। ऐसे ही बेटा, तमाम बच्चे मेरी बात को सुन भी रहे हैं, गौर भी कर रहे हैं। आई टीच इंग्लिश, ऐसे ही बेटे। यस अब सर। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अब तमाम बच्चों से मेरा सवाल ये है
कि क्या आपका ये जो सब्जेक्ट है जो आपने सेंटेंस के शुरू में लिखा है, आई, क्या इसको आप सेंटेंस के सेंटर में लिख सकते हैं? जी। सर आपने लास्ट टाइम बताया था कि ये इन्वर्सिबल हो सकता है। अच्छा, आप भी पुरानी स्टूडेंट है, ठीक है। ये इसकी, जी, जी, आप में से अरसलान बाजवा साहब, बाजवा साहब, जी, जी प्लीज, टेक्नो, ये, यस सर यस। ये अक्सर क्वेश्चन की शक्ल में पूछा जा सकता है, मतलब आई बाद में आ सकता है, लेकिन वो नहीं सेंटेंस बेटे, शायद कंटिन्यू होगा। नहीं बेटे, मैं सिर्फ अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रहा। कि क्या आपका एसवीओ में बात किसकी हो रही है बेटे, हमारी एसवीओ की ये बात हो रही है ना बेटे हमारी। क्या एसवीओ में हमारा सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस के सेंटर में आ जा सकता है? द आंसर इज यस, आ सकता है। अच्छा, वो कैसे आ सकता है? अभी जारा ने बात की है कि सर आपने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, वो बेटा दो रूल है जिनके तहत। एक तो आपकी सेंटेंस इम्फेटिक होगी। क्या होगी? इम्फेटिक। आप इम्फेटिक सेंटेंसेस की कैसे बनेगी वो देखिए। इट इज आई हु टीच इंग्लिश। इट इज आई हु टीच इंग्लिश। अच्छा बेटा ये देखिएगा, ये एम्फेटिक सेंटेंस क्या, आप दोनों सेंटेंस को जब बोलोगे तो इसका एम्फेसिस क्लियर होगा। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। ये मैं हूं जो इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ये मैं हूं, मतलब मैं क्या कर एम्फेसाइज कर रहा हूँ अपने में। मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ, मतलब मैं अपने आप पे जोर दे रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रेस दे रहा हूँ, ठीक है, उसको एक्सेंटेड कर रहा हूँ अपने आप। इट इज आई हु टीच इंग्लिश। ये मैं ही हूं जो इंग्लिश पढ़ाता हूँ। यानी इम्फेटिक सेंटेंस आपको सपोर्ट कर सकता है कि आप अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के सेंटर में ला सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। फिर क्या होगा? फिर हमारे पास और कौन सा रूल है जिसकी मदद से हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के सेंटर में ला सकते हैं? अब मिसाल के तौर पर आ जाते हैं हमारे पास, वो रूल है हमारे पास इनवर्जन का। वो रूल क्या है हमारे पास? इनवर्जन। इनवर्जन का क्या मतलब होता है? इनवर्जन का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ पोजीशन। रिवर्सल ऑफ पोजीशन यानी जगह को रिवर्स कर देना, किसी की जगह को रिवर्स कर देना, जगह को चेंज कर देना। अब बेटा इनवर्जन के 4 रूल्स हैं हमारे पास। कितने रूल्स हैं? 4 रूल्स हैं। पहला रूल है हमारे पास एडवर्ब का, इनवर्जन ऑफ एडवर्ब, इनवर्जन ऑफ एडवर्बियल, इनवर्जन ऑफ एडजेक्टिव, इनवर्जन ऑफ एडजेक्टिव वर्ब। अब बेटा ये सारी टर्म जो आपने सुनी है, ये सारी की सारी टर्म्स है ना, इनके ऊपर आपको कमांड होना चाहिए। क्योंकि बेटा आपने कंपेटिटिव एग्जाम में बैठना है, और जब आप कंपेटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो एग्जामिनर बड़ी हाई होप्स रखता है आपसे। वो महज आप, जी, जी, जी प्लीज, जी कोई सवाल आपका रिस्पेक्टेड? जी, हम सिर्फ एक पॉइंट इस पर डिस्कस करेंगे
कि हम इसकी एडवर्ब की इन्वर्जन को डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जाहिर है जब हम अपने रेगुलर सेशन में जाएंगे तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करूंगा। जब आप एडवर्ब की इन्वर्जन करते हो तो बेटे आता क्या, एडवर्ब प्लस उसके बाद आपका है वर्ब फ्रेज, उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। देखो इसमें एक बच्चे ने कहा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम ऐसा करते हैं। देखो बेटे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है। अब मिसाल के तौर पर मेरे पास सेंटेंस है, यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखूंगा, द बस कम से। अब आप इसकी इन्वर्जन कीजिए तो इसकी इन्वर्जन हमारे पास क्या बनेगी, कौन सा बच्चा बनेगा भाई, बेटे बोलिएगा। सबसे पहले हमने एडवर्ब उठानी है। एडवर्ब आपकी है यहाँ पर हेयर, हेयर। उसके बाद बेटे आपका वर्ब फ्रेज आता है। वर्ब इसमें क्या है आपका, कम्स है, हेयर कम्स। उसके बाद बेटे आपकी सब्जेक्ट आएगी। सब्जेक्ट आपकी क्या है, द बस है, हेयर कम्स द बस। अच्छा एक और इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। वो एग्जांपल क्या है, 40 स्टूडेंट्स आर देयर। अब इसकी इन्वर्जन क्या बनेगी जी, आप में से कोई भी बच्चा बना दे इसकी इन्वर्जन आप, क्योंकि ऊपर तो आपने देख ली है। आप ऊपर की जो इन्वर्जन को फॉलो करते हुए, जी शोएब एडवोकेट साहब, शेब साहब जी, महजबीन जी, महजबीन साहबा जी। बेटा मेरी आवाज आप तक जी पहुंच रही जी है आपको सर कोई जी। जी सर जी। आप बेटा सारे जागते रहिए ना प्लीज जी। महजबीन साहबा इसकी जरा इन्वर्जन तो बनाओ जैसे मैंने सिखाई है। इस सेंटेंस की इन्वर्जन कैसे बनेगी। अम इसका सर बनेगा देर आर 40 स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने एडवर्ब उठाना है। एडवर्ब इसका क्या, देयर, देयर। उसके बाद वर्ब फ्रेज आ गया, आर 40 students. Is it clear? This is how यस। we can uh, bring our subject at the end of the sentence. ये वो रूल है जिसके थ्रू हम अपने सब्जेक्ट को सेंटेंस के एंड पे ला सकते हैं जी। बेटा हमने क्या सीखा, अब देखो बेटे जब आपने प्रेसी के लिए जाना है ना, प्रेसी का क्वेश्चन आसान क्वेश्चन नहीं होता। ऐसे जो होता है वो भी आसान टारगेट नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। वो ऐसे जो हम इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ाते हैं या ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, वो बदकिस्मती से बच्चों को महज रटवाए जाते हैं। बच्चे को ऐसे लिखने की टेक्निक नहीं आती। वो हम इंशाल्लाह ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स को भी सीखेंगे। और एक चीज ध्यान में रखिएगा बेटा, माशाल्लाह आप सारे बच्चे ज़हीन हैं, मेहनती हैं, लेकिन एक चीज लैक कर सकती है। और वो क्या चीज है, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। वो क्या चीज है, कंसिस्टेंसी, यानी मुस्तकिल मिजाजी। आपकी मुस्तकिल मिजाजी, गैर मुस्तकिल मिजाजी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो बेटा आप प्रेसी लिखेंगे, उसमें भी आप उसको भी अपने सेंटेंसेस की बेस पे लिखना है। आपने बेटा ऐसे लिखना है, ऐसे को भी आप जब उसकी फैब्रिकेशन करोगे तो बेटा सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखोगे। लेटर को भी बेटे जब आपने लिखना है तो वो भी बेटे आप उसको सेंटेंसेस की फॉर्म में लिखोगे। हत्ता कि आपका पूरे का पूरा पेपर वो डिपेंड करता है आपकी डिस्क्रिप्शन पे। तो डिस्क्रिप्शन की जो बेसिक यूनिट बेटे आपके पास है वो आपकी सेंटेंस है। अगर आप सेंटेंस को सही तरीके से लिखने में कामयाब नहीं होते
तो इसका मतलब है कि आप जो है ना वहां पे हॉलर्स कर सकते हो। हॉलर्स मीन मिस्टेक्स। ठीक है, आप वहां पे हॉलर्स कर सकते हो। जब आपकी हॉलर्स क्या करेंगी, योर हॉलर्स विल डिस्ट्रॉय योर पेपर एंड कैन रिजल्ट इन फेलियर। तो हमने उस फेलियर को अवॉइड करना है, हमने हॉलर्स को मैक्सिमम मिनिमाइज करना है, हमने एक एरर फ्री पेपर जो है एग्जामिनर तक पहुंचाना है। ठीक है, अब देखिए बेटे, यहाँ पे आपने सीखा, पहली चीज जो आपने सीखी वो क्या थी, वो आपने ये सीखा कि आपकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल वर्ब होती है, आपकी फिफ्थ फॉर्म जो होती है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है। दूसरी चीज जो मैंने आपको सिखाई, मैंने ये सिखाया कि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, सेंटेंस की मिडिल में भी आ सकता है, और सेंटेंस की एंड पे भी आ सकता है। अब जो नई चीज हम सीखने जा रहे हैं मेरे बच्चे, वो क्या है, वो ये सिखाना है कि आपका कौन कौन सा वर्ड एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर सकता है। जी, खावर गफूर साहब, आप बता सकते हैं हमारा कौन कौन सा वर्ड एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है? जी, खावर साहब, राना सुल्तान साहब, शहबाज अहमद एडवोकेट साहब। बेटा, आपकी पार्टिसिपेशन के बगैर ये काम नहीं होना। मेरे लेक्चर्स ऐसे नहीं होते कि मैं बोलता जाऊंगा आप सुनते जाएंगे। मेरे लेक्चर्स में आपको जो वो विजिलेंट होना पड़ेगा, आपने कम्युनिकेशन करनी है, ताकि साथ साथ मुझे इस बात का अंदाजा हो कि मेरी बातें आसानी से आपके जहन में उतर रही हैं और आपको समझ आ रही है। जी, आशा मकबूल साहबा, आईफोन, देयर इज आईफोन। जी बेटा, समझ आ रही मेरी बात की? हेलो बेटा, आवाज पहुंच रही है? अनम साहब जरा वेरीफाई करिएगा आवाज पहुंच रही है। जी सर। तो बाकी सारे सो गए हैं, फिर मेरी बात का जवाब तो देना, फिर मेरी बात का जवाब दो जी बेटा। सर, आवाज आ रही सर आपकी आवाज आ रही है। है बिल्कुल क्लियर। तो फिर आ सारे रही सर, मैं, आवाज आ रही बेटा, मतलब आप पार्टिसिपेट करो बच्चे। आप ये देखिए, मेरा लेक्चर जो होता है वो डिस्कशन बेस्ड होता है। मैं साथ साथ बच्चों को फीडबैक देता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, मैं बात जो समझाता हूँ बच्चों से पूछता हूँ, ताकि मुझे इस बात की तस्दीक हो जाए कि आप तक मेरी बात पहुंच गई है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, हमने क्या करना, अब हमने देखना है कि देखो बेटे, आपने ये जो सब्जेक्ट, इसके बारे में तो आपने लर्न कर लिया है कि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, जैसे आई टीच इंग्लिश। आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के सेंस में भी आ सकता है, जैसे इट इज आई हु टीच इंग्लिश। आपका सेंटेंस सेंटेंस के एंड पे भी आ सकता है, आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के एंड पे भी आ सकता है, जैसे हियर कम्स द बस, जैसे देयर आर 5 स्टूडेंट्स, यानी आपका सब्जेक्ट यहाँ पर भी एंड पे आ गया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपके समझने वाली बात है, वो ये है कि बेटा ये जो वर्ड सब्जेक्ट आपने लिखा हुआ है, अब आपने देखना है कि हमारा कौन कौन सा वर्ड एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर सकता है। आप में से कोई बच्चा बता सकता है कि हमारा कौन कौन सा वर्ड एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करता है? जी, टेक्नो, जी रिस्पेक्टेड, बेटे बोलिए जरा, सुल्तान साहब, राना सुल्तान साहब। नॉट क्लियर सर। जी सर, नहीं क्लियर सर। जी बेटे, वो कौन कौन सा वर्ड एज ए सब्जेक्ट फंक्शन सर सारे करेगा वर्ड्स करते होंगे। मिसाल के तौर पे? ही करते होंगे। जी, हाँ। जी सर बेटा, क्या कोई सा बोला भी आपने? वर्ड ले लें, यानी हाँ, बोलिए। जो भी वर्ड चूज करें। चूज करके दिखाइए ना बेटे, वो तो चूज आपने बताना है ना, कौन कौन सा वर्ड है, बोलिए मिसाल के तौर पर। हिम्मत कीजिए, शाबाश शाबाश। आप कहेंगे आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, दे हो सकता है, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट हो सकता है, ऐसे कहेंगे ना बेटे आप? सर। बेटे ऐसे ही है ना? सर जी सर। सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं ये होंगे। सारे, नहीं मतलब बेटे, सब्जेक्टिव सेंस में। ऑब्जेक्ट, बेटा जो वर्ड आपका सब्जेक्ट का फंक्शन करता है ना, वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन भी करता है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो वर्ड एज ए सब्जेक्ट आएगा ना, वो एज एन ऑब्जेक्ट भी आएगा।
बेटा ये जो वर्ड आपने बताया ना, आई के बारे में, वी के बारे में, यू के बारे में, दे के बारे में, ई के बारे में, शी के बारे में, इट के बारे में, बेटा ये सारे के सारे वर्ड्स एक ही वर्ड में कंपोज होते हैं। उस वर्ड को बोलते हैं प्रोनाउन। ये सारे के सारे प्रोनाउन। जबकि हमारे पास जो एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेंगे ना वर्ड, वो मैं आज बताता हूँ, कल उन पे डिस्कस करेंगे। बेटा सबसे पहला वर्ड है आपके पास नाउन, फिर आपके पास है प्रोनाउन, फिर है आपके पास पोजेसिव प्रोनाउन, फिर उसके बाद है बेटा आपके पास नॉमिनल, फिर बेटा आपके पास है जेरिंड, जेरिंड के बाद बेटा आपके पास है इन्फिनिटिव, उसके बाद है बेटा आपका फ्रेज, उसके बाद है बेटा आपका क्लॉज। 1 2 3 4 5 6 7 8, बेटा 8 वर्ड हैं जो आपके एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। क्या करते हैं? 8 वर्ड हैं जो आपका एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेंगे। वो कौन कौन से वर्ड हैं? देखो बेटे, आप लोगों ने क्या पढ़ा है, जनरली जो पढ़ा देते हैं ना बच्चों को, वो कहते हैं जी आई एज ए सब्जेक्ट फंक्शन करेगा, वी करेगा, यू करेगा, दे करेगा, कोई भी प्लूरल नाउन आ जाएगा। तो उसके बाद बेटे वो कहते हैं ही आ सकता है, शी आ सकता है, इट आ सकता है, नेम आ सकता है, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन आ सकता है। वो कहते हैं कि यहाँ पे दुनिया। लेकिन बेटा क्योंकि जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है बड़ा एक्सटेंसिव टॉपिक है, हमने इसके तमाम जो रूडिमेंट्स है, इसकी जो बेसिक रूल्स हैं हमने सब्जेक्ट के, वो हमने सारे पढ़े। बेटा सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में क्लियर करूंगा। मैं ये तो क्लियर कर चुका हूं कि सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है, सेंटर में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। अब बेटा जो मेरी क्लैरिटी का टॉपिक होगा वो क्या होगा कि अब मैं आपको ये बताऊंगा कि बेटे आपके सब्जेक्ट की जगह पे कौन कौन सा वर्ड एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर सकता है, ताकि जब आप किसी पैराग्राफ की रीडिंग करें, किसी सेंटेंस को स्टडी करें, किसी कंपोजिशन को देखें, किसी लेटर को लिखें, किसी ऐसे को लिखें, किसी प्रेसी को लिखें, तो बेटे आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बेसिकली मुझे अपना सब्जेक्ट के तौर पर किस वर्ड को लाना है। मुझे नाउन को लाना है, प्रोनाउन को लाना है, पोजेसिव प्रोनाउन को लाना है, नॉमिनल को लाना है, जेरेंड को लाना है, इंफिनिटिव को, फ्रेज और क्लॉज को मैंने एज ए सब्जेक्ट लाना है। ठीक है जी बेटा। व्हाट्स योर फीडबैक अबाउट टुडेस टॉपिक? जी बच्चों बताओ जरा, क्या आपको मेरी बात की समझ आई जो मैं बता रहा हूँ आपको? जी राना सुल्तान साहब। जी सर। सर जी मेरे लिए शहबाज तो साहब। काफी इंफॉर्मेटिव, सच्ची बात। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत चीजें आप सीखेंगे जी। अ, एजाज साहब, व्हाट्स योर जी फीडबैक? सर। जी असलान साहब, इज इट क्लियर? जी बेटे आप लोगों ने करना क्या है, मेरे बच्चे जरा एक बात को सुनिएगा। देखो मैं नेक्स्ट स्लॉट में भी जा सकता हूँ, लेकिन चीजें आपके लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ठीक है, मैं क्या करूंगा, कल मैं इन वर्ड्स को एज ए सब्जेक्ट टॉपिक को डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब आपको इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इस लेक्चर को आपने बहुत अच्छे से सुनना है। इस लेक्चर को सुनने के बाद जब आप कल मेरे लेक्चर में बैठेंगे तो मैं इन वर्ड्स को जब स्टडी करूंगा तो इसकी जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं इन वर्ड्स की, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे। जी मैडम आलम साहबा, इज इट क्लियर मैडम? मैडम आलम साहबा प्लीज। जी राइट सर, जी राइट सर। जी हम अपना लेक्चर कल कंटिन्यू करेंगे। को जो कुछ मैंने बताया है, ये बच्चे लेक्चर को बहुत अच्छे से तैयार करें और कल दोबारा मेरे साथ 10:15 बजे। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सर अल्लाह थैंक यू। हाफिज, थैंक गुड यू वेरी मच। नाइट। अल्लाह हाफिज सर।